हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखेंगे एडुटेरिया करेंट कॉन्सेप्ट का जो 70वीं बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है और ये 16 से 31 जुलाई का है। इससे पहले जनवरी टू जुलाई जो 15 जुलाई तक हमारा ऑलरेडी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम पे और ऑलरेडी वीडियो भी हमारे मिल जाएगा, तो जाकर के आप देख लीजिएगा। और आज अंक है 14, ठीक है। और सब फ्रेंड्स, इससे पहले जो एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज, इसमें जुनून टेस्ट सीरीज, आधार टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज और 90 डेज प्लानर, खान ग्लोबल स्टडी का टेस्ट और करंट अफेयर और परम आईएएस का टेस्ट सीरीज हमारा कंप्लीट हो रहा है, तो जाकर के प्लेलिस्ट पे देख लेंगे। और फ्रेंड्स, करंट अफेयर के लिए बिहार स्पेशल में खान ग्लोबल स्टडी और बीपीएससी मेकर का बहुत अच्छा था, तो वो मैं करवा दी हूँ। और आज एक वीडियो में बनाई हूँ पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला के लिए, और फिजिक्स वाला का अर्धवार्षिकी मैं करंट अफेयर बनाई हूँ, तो वो भी मैं अपलोड कर दी हूँ, तो जाकर के आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, इस करंट कॉन्सेप्ट में क्या है ना कि इसमें पेपर का निचोड़ रहेगा आपका, और जो गवर्नमेंट पीआईबी का जो स्रोत होता है वो सारे कुछ इसमें अवेलेबल होगा। तो इसमें क्या होगा कि हम अगर नहीं भी पेपर पढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली, तो उसमें हमें नहीं अंदाज़ा लग रहा है कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो अगर ये चीज़ पढ़ लेंगे तो आपको सारा कवर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अभी एग्जाम की प्रवृत्ति चेंज हो गई है, करंट अफेयर पूछने का तरीका चेंज हो गया 69 और 68 69 से, तो आपको काफ़ी हेल्प होगा ये चीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प होता है तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य अनुसूचित जाति की सूची में छेड़छाड़ नहीं कर सकता, इसका जो स्रोत है हिंदुस्तान टाइम्स है। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें तांती तंतवा जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची से हटाकर उसे अनुसूचित जाति की सूची में पानस्वासी जाति के साथ मिला दिया गया था, ठीक है। और ये नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। तो राज्य सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ करने का कोई क्षमता या अधिकार नहीं है, और उसने निर्देशित दिया है कि इस समूह का अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अपने मूल श्रेणी में वापस लाया जाए। अधिसूचना के अंतर्गत निर्दिष्ट सूची को केवल संसद बनाए गए कानून के जरिए संशोधित या परिवर्तित कर सकता है। तो जो अनुसूचित जो जाति और जनजाति जो भी कुछ होता है ना फ्रेंड्स, उसमें वो जो होता है संघ सूची का विषय होता है, और केवल संसद के बनाए गए कानूनों के जरिए ही संशोधित या परिवर्तित किया जा सकता है, न कि राज्य सूची उसको कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी जाति, नस्ल या जनजाति को शामिल करने या बाहर करने के लिए संसद से बनाए गए कानून के तहत ही काम करना होगा, ठीक है। तो संसद के द्वारा ही ये चीज़ हो सकता है। पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो वर्ष 2011 में बिहार सरकार, देख लीजिए बिहार का न्यूज है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बिहार सरकार ने तांती तंतवा को पान स्वासी और पन्नर पर्याय के रूप में अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। उक्त प्रस्ताव को भारत के महापंजीयक से समर्थन नहीं मिलने के बाद भी राज्य सरकार ने आगे बढ़कर 1 जुलाई 2015 को एक प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट है केरल सरकार द्वारा विदेश सचिव की नियुक्ति। तो ये भी द हिंदू का स्रोत है। तो केरल सरकार ने 15 जुलाई को एक आदेश जारी कर श्रम और कौशल विभाग के सचिव के वासुकी को बाह्य सहयोग से जुड़े मामलों का अतिरिक्त प्रभाव सौंप दिया था। इसके बाद देख लेते हैं इसमें क्या है। तो केंद्र सरकार के मंत्री द्वारा इस नियुक्ति को असंवैधानिक और केंद्र की जिम्मेदारियों पर अतिक्रमण बताया गया है। विदेश मामलों से संबंधित प्रावधान क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। तो 7वीं अनुसूची विदेश मामले सभी मामले जो संघ को किसी विदेशी देश के साथ संबंध में लाते हैं को संघ सूची के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अनुच्छेद 253 संसद को किसी अन्य देश के साथ किसी संधि या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आदि में लिए गए किसी निर्णय को लागू करने के लिए कोई भी कानून बनाने की शक्ति है,
ठीक है, ये संसद को है। अनुच्छेद 293 राज्यों की उधार लेने की शक्ति पर क्षेत्रीय सीमाएं लगाता है। केंद्र सरकार का पक्ष क्या था? तो बाह्य सहयोग का अर्थ विभिन्न देशों विदेशों में भारतीय दूतावास और मिशनों के साथ कार्य करना, जो कार्य व्यापार आवंटन नियमों के अनुसार संघ सूची का हिस्सा है। ठीक है, कार्य आवंटन नियमों के अनुसार ये कार्य केवल विदेश मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा ही किया जाएगा, न कि कोई स्टेट के द्वारा। तो जो केरल सरकार ने किया है वो गलत किया है, ऐसा इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024। इसका स्रोत है द इंडियन एक्सप्रेस। तो हाल ही में एल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क ने वर्ष 2024 के लिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI जारी किया है। और इस सूचकांक के 2024 में एस्टोनिया, कौन? तो एस्टोनिया 75.3 अंकों के साथ शीर्ष पे है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में एस्टोनिया शीर्ष पे है और भारत 180 देशों में 27.6 अंकों के साथ 176 स्थान पे है, जो केवल पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस और म्यांमार से ऊपर है। तो भारत का स्थान का कौन सा है फ्रेंड्स? तो 176। ठीक है, पिछली बार तो 180 ही हो गया था, मतलब लास्ट ही हो गया था, तो अभी तो चेंज हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व के वन स्थिति रिपोर्ट 2024। द इंडियन एक्सप्रेस है। तो हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन FAO ने विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2024 का संस्करण जारी किया है। तो पहले ये ध्यान रखेंगे कि विश्व के वन स्थिति रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो FAO करता है। तो ध्यान रखेंगे, ये से भी पूछ देता है। नेक्स्ट मुख्य विशेषताएं। तो वनों की कटाई दर 1990 से 2002 में 15.8 मिलियन हेक्टेयर प्रतिवर्ष से घटाकर 2015 से 20 में 10.2 मिलियन हेक्टेयर प्रतिवर्ष हो गई है। तो ध्यान रखेंगे, वर्ष 2010 से 20 तक वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध वृद्धि के मामले में भारत तीसरे स्थान पे है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि भारत कितने स्थान पे है? तो तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट है 2020 तक वन लगभग 4.1 बिलियन हेक्टेयर या पृथ्वी की भूमि का क्षेत्र का 31% हिस्सा फैला हुआ है। वैश्विक मैंग्रोव क्षेत्र 14.8 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया लगभग 44% से क्षेत्र को कवर करता है। जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम की घटनाओं और समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण वनों के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है, जिससे विशेष रूप से मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा हो रहा है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के बारे में जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूखमरी को हराने तथा पोषण एवं खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और सदस्य कितने हैं? तो 195 सदस्य, जिसमें 194 देश और यूरोपीय संघ भी शामिल है और इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। तो इसका स्रोत क्या है? तो द हिंदू इसका स्रोत है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा की है। तो ये ध्यान रखिएगा किसने किया है? तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को किसने किया? तो जनजातीय समूह केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, मुख्य बिंदु क्या है? तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत अभियान में 63,000 गांवों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है और इसका लक्ष्य देश भर में 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभान्वित कराना है। यह योजना जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों के लिए संपूर्ण कवरेज अपनाएगी। इस अभियान से आदिवासी समुदाय के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। हालांकि बजट में इस बात का ब्यौरा नहीं दिया गया है कि इसके लिए कितनी धनराशि अलग रखी जा रही है या इस पैकेज को कैसे लागू किया जाएगा, ये सब बजट में नहीं है, लेकिन ये चीज़ होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है,
नेक्स्ट है विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र स्टार्ट हुआ है। ये है PIV का स्रोत है इसका। तो विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की बैठक 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कि विश्व धरोहर समिति के 46वें, पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि कितवें सत्र है, तो 46वें सत्र है और कहाँ हुई है, तो नई दिल्ली में हुई है। और कहाँ, नई दिल्ली में भी कहाँ, तो भारत मंडपम में, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, तो विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी भारत द्वारा विकास भी विरासत भी की थीम के तहत हुई है। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, थीम जरूर याद रखेंगे क्योंकि थीम पूछ देता है। ठीक है, तो इसका भारत द्वारा तो किया गया है, लेकिन इसका थीम क्या है, तो थीम है विकास भी विरासत भी। ठीक है, विकास भी विरासत भी। और उसके बाद है यहाँ पे भारत द्वारा पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी की गई है। तो ये पहली बार है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। भारत ने विकासशील देशों में क्षमता निर्माण पहलों और संरक्षण परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र को $1 मिलियन देने का वचन दिया है। तो ये अमाउंट याद रखिएगा क्योंकि जो PYQ हम कर रहे हैं ना, माफ़ कीजिएगा, जो हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं ना विभिन्न क्लासेस का, जैसे कि एडिटेरिया का, परफेक्शन IAS का, परम IAS या फिर खान ग्लोबल स्टडी का, तो या फिर इम्तिहान का, तो जिसमें भी है ना, तो उसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया था कथन कारण में कि कितनी अमाउंट देने के लिए वचन दिया है, तो $1 मिलियन है, ये अमाउंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत के चराईदेव मोइदाम असम में अहोम राजवंश के प्राचीन दफन टीले को उसके ऐतिहासिक महत्व के लिए विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। इस प्रकार अब भारत के विश्व धरोहर स्थल की कुल संख्या कितनी हो गई है फ्रेंड्स, तो 43 हो गई है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विश्व धरोहर समिति। तो यह समिति विश्व धरोहर स्थलों का चयन और निगरानी करता है, विश्व धरोहर कोष का प्रबंधन करता है तथा वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये भारत विश्व धरोहर समिति का स्थायी सदस्य नहीं है, ये भी ध्यान रखिए कि स्थायी सदस्य नहीं है भारत। इसे 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो ये कार्यकाल भी ध्यान रखिए कब से कब तक है, तो 2021 से 2025 तक है। नेक्स्ट है दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप रखा गया है। स्रोत क्या है इसका, तो PIV है। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के 2 महत्वपूर्ण हॉल दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप किया गया है। तो ये बस इतना ही खास ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि क्या क्या रखा है, तो गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप रखा गया है और कुछ खास है नहीं। क्या इसमें और कुछ पूछेगा नहीं कि क्या था नहीं था, ऐसा कुछ पूछेगा नहीं, तो बस उतना ध्यान रखिए। नेक्स्ट है एक वैज्ञानिक और एक उत्पाद। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसका स्रोत है द हिंदू। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए अपनाना एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक वैज्ञानिक एक उत्पाद। मुख्य बिंदु क्या है इसकी, तो इस पहल के तहत संस्थान ICAR के सभी 5,521 वैज्ञानिकों को एक उत्पाद तकनीक मॉडल अवधारणा या एक अच्छा प्रकाशन तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। अब मैं आपको इसका ना PDF प्रोवाइड करा दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे आप जा करके देख लीजिएगा। और इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के बारे में देख लेते हैं। तो यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग DARE के तहत एक स्वतंत्र संगठन है। परिषद पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, इसका स्रोत है द इंडियन एक्सप्रेस। तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने शहरी नक्सलवाद से निपटने के लिए मौजूदा आतंकवाद विरोधी कानूनों की अपर्याप्तता का हवाला देते हुए महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 पेश किया है।
इसकी मुख्य प्रावधान क्या क्या है? तो यह कानून सरकार को संदेह के आधार पर गैर कानूनी गतिविधियों का समर्थन कर रहे हैं पर संगठनों को गैर कानूनी घोषित करने का शक्ति प्रदान करता है। इसमें 7 वर्ष का कारावास और 5 लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान है, तो ये ध्यान रखेंगे। यह प्राधिकारियों को गैर कानूनी गतिविधियों में सहायता करने के संदेह में संपत्ति जब्त करने की अनुमति भी देता है। शहरी नक्सलवाद क्या है? तो शहरी नक्सलवाद की कोई मानक परिभाषा नहीं है। यह शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद की मौजूदगी को बढ़ाने के प्रयास को संदर्भित करता है, ध्यान रखेंगे। आलोचना और स्पष्ट ये सब कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं असम के चराई देव मोइदम। ठीक है, असम के चराई देव मोइदम, ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये यूनेस्को में आ गया है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में सारे कुछ अच्छे से पढ़ लेंगे। द इंडियन एक्सप्रेस इसका स्रोत है। तो हाल ही में असम के चराईदेव मोइदम दफन स्थलों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया है। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये नाम क्या है? तो अभी हमने जस्ट पढ़ा भी था, लेकिन इसमें भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चराईदेव मोइदम दफन स्थल कहाँ पे है? तो ये असम में है और ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में सूची में शामिल कर लिया गया है। चराईदेव मोइदम, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो ये अहोम राजवंश के शाही दफन स्थल है। ठीक है, और जिन्होंने 1228 से 1826 तक असम और उत्तर पूर्व के अधिकांश हिस्सों पे शासन किए हैं। काफ़ी लंबा शासन उनका था। नेक्स्ट है पूर्वी असम के शिवसागर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित चराईदेव में स्थित इन टीलों को आज भी स्थानीय लोग पवित्र मानते हैं। मोइदम एक टीला है। मोइदम क्या है? तो फिर तो मोइदम एक टीला है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो मोइदम एक टीला है, अहोम राजघराने और अभिजात वर्ग का कब्र ऊपर बना मिट्टी का टीला। चराईदेव में विशेष रूप से अहोम राजघराने के मोइदम है। चराईदेव में एक विशिष्ट मोइदम तिजोरी में एक या एक से अधिक कक्ष होते हैं। इसके ऊपर एक अर्धगोलाकार मिट्टी का टीला है जो जमीन से बहुत ऊपर और घास से ढका हुआ है। इस टीले के ऊपर एक मंडप है जिसमें चाउल चाली के नाम से जाना जाता है। टीले के चारों ओर एक छोटी अष्टकोणीय दीवार है। इसमें एक प्रवेश द्वार भी है। मोइदम के कक्षों के अंदर मृत राजा को उनके मृत्यु के बाद के लिए आवश्यक वस्तु के साथ साथ नौकरों, घोड़े, मवेशियों और यहाँ तक कि उनकी पत्नियों के साथ दफना दिया जाता था। ये भी ध्यान रखेंगे। और यह अहोम दफन संस्कारों के प्राचीन मिस्र के संस्कारों से समानता है जो चराईदेव मोइदम को असम के पिरामिड के नाम देता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो चराईदेव मोइदम को असम के पिरामिड का नाम देती है, तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि यूनेस्को में आया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारत ने एशिया आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है। तो ये द हिंदू इसका स्रोत है। तो भारत 2024-25 के लिए एशिया आपदा तैयारी केंद्र ADPC की अध्यक्षता करेगा। 25 जुलाई 2024 को बैंकॉक, थाईलैंड में घोषित यह नेतृत्व परिवर्तन, वैश्विक आपदा जोखिम न्यूनीकरण DRR और जलवायु लचीलेपन में भारत के बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है। एशियाई आपदा तैयारी केंद्र क्या है? तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था। ADPC एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु लचीलापन निर्माण के सहयोग और कार्यान्वयन के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना भारत और 8 पड़ोसी देश, इसकी स्थापना किसने किया? तो भारत और 8 पड़ोसी देश जिसमें बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड द्वारा की गई है। मुख्यालय कहाँ है? तो बैंकॉक, थाईलैंड में है, ध्यान रखेंगे। अब हमारे पास आ गया पोर्टल के बारे में। तो यूविन पोर्टल है और इसका स्रोत है द इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, कोविन प्रणाली पर आधारित यूविन पोर्टल को अगस्त के अंत तक देश में लॉन्च करने की तैयारी की गई है। ठीक है, यूविन पोर्टल, तो यूविन पोर्टल 6 साल तक की उम्र के बच्चे, ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 6 साल की उम्र के बच्चे
6 साल तक की ध्यान रखिएगा की उम्र के बच्चों और गर्भवती माताओं को आधार जैसी आईडी और उसके मोबाइल फ़ोन नंबर का उपयोग करके यूविन पर पंजीकरण किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। यह एक सामान्य क्यूआर आधारित डिजिटल रूप से सत्यापन योग्य टीकाकरण प्रमाणन तैयार करता है। इसमें एक बच्चे को दिए गए सभी 25 टीकों तथा गर्भवती माताओं के दिए गए 2 टीकों का रिकॉर्ड इस प्लेटफॉर्म पर जोड़ दिया जाता है। प्रत्येक टीका लगने और दर्ज होने के बाद तारीख को कार्ड में जोड़ दिया जाता है, जिसमें अगले टीके के लिए नियत तारीख भी दिखाई जाती है। यूविन को विन के समान सिद्धांतों और डिजिटल बुनियादी ढांचों पर चलता है, जिससे इसे अपनाना सरल हो जाता है। महत्व क्या है? तो यह प्लेटफॉर्म पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है, जिससे बच्चों को देश में कहीं भी खुराक प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। विशेष रूप से प्रवासी एवं श्रमिकों के बच्चों की इससे लाभ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC का 5वां सदस्य बांग्लादेश बना है। तो ये ध्यान रखेंगे। अभी बांग्लादेश में तो काफ़ी कुछ चल रहा है, जो अभी आपने न्यूज़ में देखा भी होगा। इसका स्रोत क्या है? द हिंदू। तो हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक मॉरिशस द्वारा वर्चुअली आयोजित की गई है। भारत, मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका ने बांग्लादेश का CSC के 5वें सदस्य देश के रूप में सदस्यता किया है। तो ध्यान रखिए कौन कौन है। तो भारत, मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका और बांग्लादेश को 5वां सदस्य बनाया है। सेशेल ने पर्यवेक्षक राज्य के रूप में भाग लिया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, इसके बारे में जान लेते हैं। तो CSC का गठन 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के त्रिपक्षीय समुद्री समूह के रूप में किया गया था। उद्देश्य सुरक्षित, संरक्षित और स्थिर हिंद महासागर को बढ़ावा देना, जिसमें भारत की नेतृत्वकारी भूमिका है। सदस्य कितने हैं? तो 5 देश सदस्य हैं, जिसमें भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और नवीनतम सदस्य बांग्लादेश है। अस्थायी सचिवालय कहाँ पे है? तो कोलंबो में। इसकी प्रमुख 5 स्तंभ कौन कौन है? तो समुद्री सुरक्षा और संरक्षण, आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला, मानव तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटना, साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा और मानवीय सहायता और आपदा राहत इत्यादि। नेक्स्ट है रामसेस मिशन। तो इसका स्रोत है द इंडियन एक्सप्रेस। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपोफिस क्षुद्रग्रह का पता लगाने और उनका अध्ययन करने के लिए हाल ही में घोषित रामसेस मिशन पर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के साथ सहयोग करना चाहता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अपोफिस क्षुद्रग्रह का पता लगाने के लिए रामसेस मिशन को शुरू किया है। किसने? तो इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी साथ मिलकर करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं। तो ESA ने अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए रैपिड अपोफिस मिशन या रामसेस को अप्रैल 2028 तक, ध्यान रखेंगे डेट, अप्रैल 2028 तक प्रक्षेपित करने की घोषणा की है। क्षुद्रग्रह अपोफिस वर्ष 2029 में पृथ्वी के बहुत निकट से गुजरेगा, जो पृथ्वी चंद्रमा की दूरी के 10वें भाग के बराबर है। अपोफिस क्या है? तो अपोफिस 375 मीटर चौड़ा क्षुद्रग्रह है, जो वर्ष 2029 में पृथ्वी से 32,000 किलोमीटर के दायरे में आ जाएगा। किसी बड़े क्षुद्रग्रह का इतना निकट आना लगभग 5,000 से 10,000 वर्षों में केवल एक बार होता है, इसीलिए इसको किया गया है फ्रेंड्स। रामसेस मिशन अपोफिस के निकट पहुंचने से पहले और बाद में उसका गहन सर्वेक्षण करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों के एक समूह का उपयोग करेगा। अंतरिक्ष यान क्षुद्रग्रह के आकार, सतह, कक्षा, घूर्णन और अभिविन्यास में परिवर्तन का विश्लेषण करेगा। महत्व क्या है इसका? तो यह इन अवलोकन से यह जानकारी मिलेगी कि क्षुद्रग्रह बाहरी बलों पर किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं तथा उनकी संरचना, आंतरिक संरचना, संशक्ति, द्रव्यमान, घनत्व, छिद्रता के बारे में विवरण सामने आएंगे। यह मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण और ग्रह रक्षा में अंतर्राष्ट्रीय
सहयोग पर प्रकाश डालती है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है युगीन भारतीय संग्रहालय, इसका स्रोत है पीआईबी, जो पीआईबी हमारा गवर्नमेंट स्रोत है, तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने विश्व के सबसे बड़े संग्रहालय का निर्माण हेतु एक 4 दिवसीय विचार मंथन सत्र का आयोजन किए हैं। मुख्य विशेषताएं क्या है, तो सेंट्रल विस्टा पूर्ण विकास परियोजना के तहत नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में भारत का नया राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य नई दिल्ली की रायसीना हिल के करीब स्थित भारत के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र का पुनरुद्धार करना है। यह संग्रहालय 1,54,000 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा, जो इसे विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाएगा। इस संग्रहालय को फ्रांस के सहयोग से एडाप्टिव यूल के माध्यम से विकसित किया जाएगा, तो ये ध्यान रखिए। युगीन जो है ना, वो फ्रांस के सहयोग से बनाया जाएगा, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है चांदीपुरा वायरस, ये क्या है, तो इसका स्रोत है द हिंदू। तो गुजरात के कई जिलों में चांदीपुरा वायरस के फैलने का संदेह है। इसका प्रभाव से कई बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है। चांदीपुरा वायरस क्या है, तो चांदीपुरा वायरस चांदीपुरा वेसिकुलोवायरस के एक अपेक्षाकृत दुर्लभ और कम ज्ञात वायरस है, जो रेब्डोविरिडे परिवार से संबंधित है और इससे पहली बार 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा क्षेत्र में पहचाना गया था। रोगवाहक कौन है इसके, तो यह सैंड फ्लाई और टिक्स जैसी रोगवाहक कीटों से फैलता है। यह बीमारी मुख्यतः 15 साल से कम उम्र के बच्चों को अपनी चपेट में लेती है और इसके साथ ही संक्रमण की वजह से बुखार भी हो सकता है, जिससे कुछ मामलों में मौत भी हो सकती है। CHPV के लिए कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है और इसका उपचार लक्षणात्मक भी होता है। रोकथाम क्या है, तो रोकथाम के अंतर्गत वेक्टर आबादी को नियंत्रित करना और प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छता, पोषण और स्वस्थ जागरूकता में सुधार करना शामिल है, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट हो जाए। नेक्स्ट है अस्मिता परियोजना, इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका स्रोत है द हिंदू, ठीक है, और इसमें हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें विकसित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। अस्मिता अनुवाद और अकादमीय लेखन के माध्यम से भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री को बढ़ावा देगा। मुख्य बिंदु क्या है, तो यह UGC और भारतीय भाषा समिति, जो शिक्षा मंत्रालय के तहत एक उच्च स्तरीय समिति है, को संयुक्त प्रयास है। इसका लक्ष्य 22 अनुसूचित भाषाओं में से प्रत्येक 1,000 से यानी कुल 22,000 पुस्तक को तैयार करना है। अस्मिता परियोजना में 13 नोडल विश्वविद्यालयों का नेतृत्व करने के लिए जिलों का चयन किया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, यह व्यवस्थित दृष्टिकोण समस्त निर्मित सामग्री में उच्चतम गुणवत्ता और एकरूपता बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। महत्व क्या है, तो शैक्षणिक सामग्री की श्रृंखला। इन पहलों का उद्देश्य विभिन्न भारतीय भाषाओं में शैक्षणिक सामग्री की एक श्रृंखला स्थापित करना है। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा, तो इन पहलों का उद्देश्य भारत की नई पीढ़ी को उनके अध्ययन में सहायता प्रदान करने तथा देश की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा करने की वैश्विक नागरिक के रूप में ढालना है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट क्राउड स्ट्राइक आउटेज, ये क्या है, तो इसका द हिंदू इसका स्रोत है। तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सेवाओं में भारी व्यवधान के कारण वैश्विक स्तर पर कारोबार प्रभावित हुआ है, जिसका प्रभाव एयरलाइंस, वित्तीय सेवाएं, मीडिया और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्र पे पड़ा है। क्राउड स्ट्राइक क्या है, तो यह एक अमेरिकी आधारित साइबर सुरक्षा कंपनी है जो बड़े संगठनों, सरकारी एजेंसियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों के क्षेत्रों को उन्नत सुरक्षा समाधान प्रदान करता है। हाल ही में क्राउड स्ट्राइक में फाल्कन सेंसर सॉफ्टवेयर के अपडेट के कारण ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ
डी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ BSOD त्रुटि हुई, जिससे दुनिया भर के लाखों विंडोज कंप्यूटर की प्रभावित हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट का हुआ था प्रभाव। तो इन व्यवधान से विमानन उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुए, जिससे यूरोप से लेकर एशिया और अमेरिका तक बड़े पैमाने पर व्यवधान उत्पन्न हुआ था। भारत में प्रभाव क्या पड़ा था? तो भारत में विमानन क्षेत्र में व्यवधान का प्रभाव सबसे अधिक स्पष्ट था। RBI के अनुसार कम से कम 10 बैंकों और NBFC को मामूली व्यवधानों का सामना करना पड़ा था। लंदन स्टॉक एक्सचेंज के विपरीत माइक्रोसॉफ्ट मुद्दे के कारण BSE पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है स्किल इंडिया डिजिटल हब सिद्ध पोर्टल लॉन्च हुआ है। इसका जो स्रोत है PIB है। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसके बारे में देख लेते हैं। स्किल इंडिया डिजिटल हब भारत के कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता परिदृश्य को समन्वित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। उद्देश्य क्या है? तो कौशल वृद्धि के लिए एक व्यापक और सुलभ मंच प्रदान करना है, जो उद्योग, प्रासंगिक कौशल पाठ्यक्रम, नौकरी की अवसर और उद्यमिता सहायता प्रदान करता है। संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े क्या क्या हैं? तो जून 2024 तक लगभग 88 लाख उम्मीदवारों को पंजीकृत किया गया है और 9.59 लाख मोबाइल ऐप डाउनलोड किए गए हैं और सीध पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए 7.6 लाख उम्मीदवारों को नामांकित किया गया है, जिसमें 752 ऑनलाइन पाठ्यक्रम है, जिसमें शिक्षार्थियों के लिए 7.37 लाख मिनट की डिजिटल सामग्री आसानी से उपलब्ध और सुलभ हो गई है। नेक्स्ट, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे हैं? तो हाल ही में KP शर्मा ओली तीसरे बार नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, जो नई गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और इसके लिए भारत पे चिंताएं क्या क्या होगी उनके लिए, क्योंकि भारत के नियर बाय राष्ट्र है, तो इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो भारत के लिए चिंताएं क्या है? तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, तो भारत संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के मुद्दे पे चीन के BRI की कड़ी आलोचना करता है। नेपाल 2017 में इस पहल में शामिल हो गया था। तो नेपाल है क्या? तो नेपाल 2017 में BRI में शामिल हो गया है, किंतु नेपाल ने अभी तक बीजिंग के साथ कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत की चिंता के बारे में ये सब है फ्रेंड्स। सीमा विवाद, तो वर्ष 2020 में ओली के कार्यकाल के दौरान नेपाल के नए राजनीतिक मानचित्र प्रकाशित किया गया था, जिसमें 3 भारतीय क्षेत्र लिपियाधुर्रा, कालापानी और लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा दिखा दिया गया था। तो ये हमारे भारत के लिए चिंता है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बजट का है और PIB स्रोत है इसका। और आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 प्रस्तुत किए हैं। मुख्य बिंदु, तो वित्त वर्ष 2024 में वास्तविक GDP कितनी प्रतिशत बढ़ी है फ्रेंड्स? तो 8.2% बढ़ी है तथा 4 तिमाहियों में 3 में वृद्धि दर 8% रही है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट, RBI का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 में मुद्रास्फीति घटकर 4.5 रह जाएगी। भारत वर्ष 2023 में 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर धन प्रेषण प्राप्त किया, जो विश्व में सर्वाधिक है। ये भी ध्यान रखेंगे कि विश्व में सबसे ज़्यादा प्रेषण कौन सा प्राप्त किया है, तो भारत किए हैं। नेक्स्ट है, भारत ने जलवायु कार्रवाई और ऊर्जा दक्षता पर महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत में गैर जीवाश्म स्रोतों से लगभग 45.4% स्थापित बिजली उत्पादन किया जाता है। अब तक 34.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत कार्ड बनाए गए हैं, जिसमें 7.37 करोड़ लोग अस्पताल में भर्ती भी हुए हैं। कृषि और संबद्ध क्षेत्र ने पिछले 5 वर्षों में 4.18% की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज किया है। 2029-30 तक गीग कार्यबल
2.35 करोड़ तक बढ़ने की संभावनाएं हैं। भारत का फार्मा बाजार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, फार्मा बाजार। नेक्स्ट है 2022 में भारत का सेवा निर्यात विश्व के वाणिज्य निर्यात का 4.4% है, तो ये सेवा निर्यात कितना है भारत का, तो 4.4% है। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में भारत में लगभग 92 लाख विदेशी पर्यटन आए थे। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण और औसत गति वित्त वर्ष 2024 से 2014 में 11.7 पर किलोमीटर प्रतिदिन से 3 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2024 तक 34 किलोमीटर प्रतिदिन हो गया है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के बारे में बोल रहा था। नेक्स्ट है सकल पर्यावरण उत्पाद GEP, डाउन टू अर्थ इसका स्रोत है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है कि वह अपने प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यवान सकल पर्यावरण उत्पाद GEP के रूप में शुरू करेगी। सकल पर्यावरण उत्पाद, तो GEP में क्या है उसके बारे में देख लेंगे। तो GEP किसी भी क्षेत्र की पारिस्थितिकी सेवाओं का माप है। IUCN के अनुसार इसे किसी क्षेत्र में वार्षिक मानव कल्याण के लिए आपूर्ति की जाने वाली अंतिम पारिस्थितिकी तंत्र वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे जैव भौतिकी मूल्य और मौद्रिक मूल्य के संदर्भ में मापा जाता है। जिन पारिस्थितिकी तंत्रों को मापा जा सकता है उसमें प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, वन घास के मैदान, आर्द्र भूमि, रेगिस्तान, मीठे पानी और महासागर और कृत्रिम प्रणाली शामिल है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। उत्तराखंड दुनिया का पहला राज्य है जहां पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का आकलन सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक के माध्यम से किया जाएगा, तो ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि उत्तराखंड दुनिया का पहला राज्य बन गया है, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। महत्व क्या है इसकी, तो इसके आकलन से पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित होगा। EPE इंडेक्स GPE इंडेक्स से पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है मोंगला बंदरगाह। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए। अगर मेरे वीडियो से थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मोंगला बंदरगाह द इंडियन एक्सप्रेस इसका स्रोत है। तो हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल की परिचालन अधिकार प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण राजनीतिक जीत हासिल की है। और ये कहाँ मोंगला बंदरगाह है फ्रेंड्स, तो मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश में है, ये ध्यान रखेंगे। और भी बांग्लादेश में बहुत सारी अशांति फैल रखे हैं। महत्व क्या है इसका, तो राजनीतिक महत्व, इस घटनाक्रम को हिंद महासागर में बीजिंग के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने तथा रणनीति रूप से महत्वपूर्ण विदेशी बंदरगाह पर पैर जमाने के लिए नई दिल्ली के व्यापक प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। हिंद महासागर सुरक्षा, तो मोंगला भारत के लिए एक संभावित बड़ा अवसर है जिसमें हिंद महासागर के तटीय क्षेत्र के लिए एक नया संगत बंदरगाह साझेदार के रूप में विश्वसनीयता स्थापित किया जा सकता है। भू राजनीतिक महत्व क्या है इसकी, तो चीन के ऊर्जा आयात का लगभग 80% हिस्सा हिंद महासागर से होकर गुजरता है। मोंगला बंदरगाह पे भारत की परिचालन अधिकार इस क्षेत्र में भारत के प्रभाव को बढ़ाएगा और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। द्विपक्षीय व्यापार, तो यह संकीर्ण और भीड़भाड़ वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर को दरकिनार करते हुए कोलकाता बंदरगाह तक वैकल्पिक पहुंच के माध्यम से भारत के भू-आवृत्त पूर्वोत्तर और समुद्री व्यापार के अवसर प्रदान करेगा। मोंगला बंदरगाह, तो मोंगला चटगांव के बाद बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, तो चटगांव, और दूसरा हो गया मोंगला। यह बांग्लादेश के बागेरहाट जिले में स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी के तट से 6.2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह पसूर नदी, कौन सा नदी का ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, पसूर नदी और मोंगला नदी के संगम पर स्थित है तथा बंदरगाह सुंदरबन मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वाड 2024 के बारे में, और इसका स्रोत है द इंडियन एक्सप्रेस। तो हाल ही में क्वाड विदेशी मंत्रियों की बैठक जापान,
के टोक्यो में आयोजित किया गया है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्वाड विदेश मंत्रियों की कहाँ हुई है, तो जापान टोक्यो में और आयोजित हुई है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी भारत करेगा। ये भी ध्यान रखेंगे कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा। लेकिन अगर विदेश मंत्रियों का पूछेगा तो ये टोक्यो में हुआ है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारत में क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की विशेष तिथि को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, ठीक है। हालांकि भारत में क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की विशिष्ट तिथि को अंतिम रूप नहीं दिया गया, लेकिन यह पुष्टि की गई है कि शिखर सम्मेलन वर्ष के अंत में होगा। तो क्वाड की मेजबानी भी भारत कर रहा है, ध्यान रखिएगा। बैठक से जुड़े मुख्य बिंदु क्या क्या है, तो कार्य समूह की संख्या बढ़ने के साथ साथ विदेशी मंत्रियों ने विभिन्न कार्यान्वित विचारों की जांच की, जिसमें IORA क्षेत्र, प्रशांत द्वीप समूह और आसियान के अधिकतर समावेश पर ध्यान दिया गया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सभी के लिए समान अवसर और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना है। यूक्रेन संकट तथा गाजा संकट पर ध्यान आकर्षित किया जाना है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। गाजा पर सभी चार सदस्य शांति का समर्थन करते हैं, 2 राज्य समाधान की वकालत करते हैं और इजराइल के खुद की रक्षा करने के अधिकार को मान्यता देते हैं। यूक्रेन संकट के संबंध में आम सहमति नहीं है, किंतु युद्ध समाप्ति के लिए आम सहमति है। क्वाड द्वारा क्षेत्र में जनहित के लिए काम करने और क्षेत्रीय मुद्दों पर सैन्य प्रतिक्रियाओं का समन्वय जारी रखने की द्वंद्वता बनी रहेगी। इंडो पैसिफिक में नियम आधारित समुद्री व्यवस्था का समर्थन करने के लिए क्वाड मैरीटाइम वर्किंग ग्रुप के तहत क्वाड मैरीटाइम लीगल डायलॉग शुरू करने की योजना है। नेक्स्ट है ध्रुव स्पेस के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, और ये इसका स्रोत है द हिंदू। तो हाल ही में अंतरिक्ष इंजीनियरिंग समाधान प्रदाता ध्रुव स्पेस को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस से ग्राउंड स्टेशन की सेवा के रूप में प्रदान करने के लिए प्राधिकरण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है महत्व क्या है इसका, तो वास्तविक समय उपग्रह संचार प्राधिकरण इसे महत्वपूर्ण ग्राउंड सपोर्ट प्रदान करने में सक्षम बनाएगा, जिसमें वास्तविक समय उपग्रह संचार और नियंत्रण सक्षम होगा। परिचालन लागत में कमी, तो यह वाणिज्य क्षमता, विश्वसनीय डेटा ट्रांसमिशन सुनिश्चित करती है, मिशन लचीलापन बढ़ाती है और परिचालन लागत को कम करती है। नेक्स्ट है नवाचार प्रोत्साहन, GSAS प्राधिकरण स्टार्टअप को उन्नत ग्राउंड स्टेशन सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करके अनुसंधान और विकास में तेजी लाकर और मिशन उद्देश्यों पर संसाधनों को केंद्रित कर नवाचार को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है नोट में क्या है, तो स्पेसटेक स्टार्टअप ध्रुव स्पेस देश की पहली निजी कंपनी में से एक बन गया है, जिसे ग्राउंड स्टेशन को सेवा के रूप में GSAS प्रदान करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस से प्राधिकरण प्राप्त हुआ है। ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ये हमारा ना जो पेपर का जो निचोड़ था ना हमारा कवर हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय, बिहार स्पेशल और विविध कर लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि एक वीडियो में बहुत लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी करें फ्रेंड्स, कमेंट करें, कोई अगर सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, और हमारा इंस्टाग्राम भी है, तो उसमें डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगी, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।